हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज के इस टॉपिक में आपको बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो कि टेस्ट नंबर 3 में पूछा गया है। और जो क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, उनको और किस तरह से पूछे जाने की संभावनाएं हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। जो भी चीज़ें हम किसी क्वेश्चन से संबंधित पढ़ाएंगे आप उसको ध्यान से लिखते चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। आज के इस टॉपिक में बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आने वाला है और कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन का फ़ायदा आपको यूपी कैटेट में होने वाला है। तो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही है टेस्ट सीरीज 3 का, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस हैं। कैरोलस लिनियस में से अभी तक जो यूपी कैडेट में क्वेश्चन पूछा गया है वो एक तो ये पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1707 में हुआ था। इसको भी आप लिख लेंगे। कैरोलस लिनियस कहाँ के निवासी थे, स्वीडन के निवासी थे। इसके साथ साथ कैरोलस लिनियस सिस्टमा नेचुरी में किसके बारे में अवलोकन किए हैं, तो इन्होंने द्विनाम पद्धति दिए थे और उन्हीं का अवलोकन सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक में इन्होंने किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो आपको पता है, मैंने अपने शायद फर्स्ट लेक्चर में ही इसको बताया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हमारे महान वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस जी हैं। और थियोफ्रास्टस आपको मालूम है अरस्तु के शिष्य थे और अरस्तु के जो पिता, अरस्तु के जो गुरु थे उनका क्या नाम है, उनका नाम प्लूटो है। तो इससे इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 500 प्रजातियों पर थियोफ्रास्टस ने पादप प्रजातियों पर जो है अध्ययन किए थे। इसके बाद इन्होंने यह बुक लिखी थी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे, हमें लगता है, पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. हुटेकर द्वारा 1969 में दिया गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने 5 जगतीय वर्गीकरण दिया था, उसमें जो पहला जगत था मोनेरा। तो मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उसमें आपको मालूम है सबसे निम्न कोटि के जीव हैं, तो वो प्रारंभिक जीव होते हैं और उनमें आद्य केंद्रक पाया जाता है, मीन्स वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। इस लिहाजे से इसका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र, जिसको कहा जाता है इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है। पारिस्थितिक तंत्र एक बनता है, जैसे सबसे पहले उत्पादक आते हैं, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र बनाया गया है। तो पारिस्थितिक तंत्र में पहले स्थान पर उत्पादक को रखा गया है, जिसमें हरे पेड़ पौधों को रखा गया है। जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक जो पौधे होते हैं वो प्राथमिक क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो प्रथम स्थान पर इसमें रखा गया है इनको। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पादप का संग पुष्प रहित होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पुष्पों को उनमें पौधों को उनमें पुष्प पाए जाने के आधार पर इनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 2 उपजगत हैं, जिसमें पहला है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आता है और इसमें पुष्प नहीं होता है। इसका मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होगा। पुष्पीय पादप पूछा गया है तो इसमें जिम्नोस्पर्म सही होगा। जिम्नोस्पर्म में पुष्प पाए जाते हैं। 2 ही पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो पुष्प होता है अंडाशय रहित होता है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, जीवाणु का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो जीवाणुओं का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। जो भी हमने ब्रांचेस लिखवाए हैं आप लोग जाकर सारे लेक्चर, जो भी अभी तक हम लोग लेक्चर हमने पढ़ाया है, प्रत्येक लेक्चर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन यूपी कैडेट का मिलने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे लेक्चर आप केयरफुली देखिए और उसको नोट्स बनाइए, बार बार देखिए, जिससे आपको
आप लोगों को सौभाग्य है कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूं, और ऑनलाइन पढ़ाने में आपको मेरी बात बार बार आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको समझ में जल्दी आ जाए, तो ये भी आपके लिए सौभाग्य की बात है। तो आप उसको बार बार देख के बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको पता है यूपी कैटेट में बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन आते हैं, और उन 50 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसमें पहला ऑप्शन है सीपी स्वानसन, दूसरा रुडोल्फ विर्चो, और तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, चौथा रॉबर्ट हुक। तो सीपी स्वानसन आप जानते हैं कोशिका सिद्धांत दिए थे, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं। रुडोल्फ विर्चो जो है, सीपी स्वानसन कोशिका विज्ञान जनक हैं, रुडोल्फ विर्चो है आधुनिक कोशिका आधुनिक सेल थ्योरी इन्होंने दिया है। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किए हैं, और रॉबर्ट हुक जो है एक कोशिका की खोज 1665 में किए हुए। नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है। तो आप लोगों को मालूम है एटीपी केवल 2 ही कोशिकांग में बनते हैं, पहला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा हरित लवक है। इन दोनों में एटीपी का निर्माण होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा किसी में एटीपी का निर्माण नहीं होता है। अभी तक जो कंपटीशन में क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे गए हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। इसमें क्रैब साइकिल चलती है, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। एटीपी का निर्माण भी इसमें होता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा हार्मोन है जो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, तो उसका नाम है साइटोक्रोम, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइबोसोम का कार्य है। तो राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। ये आप देख लेंगे, मेरे पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। निम्न में लाइसोसोम के संबंध में गलत कथन कौन सा है। देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गलत कौन है। आप गलत करने के चक्कर में सही करके ना आ जाइएगा। क्वेश्चन को केयरली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, आत्महत्या की थैली, तो ये तो बात सत्य है कि आत्महत्या की थैली है ये। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है, 400 से अधिक एंजाइम, और यहाँ तक कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी इसमें पाया जाता है। अगला बात है खोज डिडुबे ने किया था 1955 में, ये भी सही है। एटीपी का निर्माण, तो एटीपी का निर्माण हमने बताया है, ऊपर वाले क्वेश्चन को आप अगर देखे होंगे तो केवल 2 ही कोशिकांगों में होता है, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। तो एटीपी का निर्माण लाइसोसोम में नहीं होता है, यही क्वेश्चन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, समसूत्री कोश का विभाजन होता है। तो समसूत्री कोश का विभाजन केवल और केवल कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री कोश का विभाजन केवल और केवल कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जनन कोशिका दिया है, पॉलन मदर सेल दिया है, पीएमसी सेल। पॉलन मदर सेल आपको मालूम है उसमें पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है, तो वहाँ पे भी अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक यहाँ पे जो है दर्शाया गया है, सूत्र दर्शाया गया है C और A, और इस तरह से इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब आपको बताना है कि एक किसको प्रदर्शित करता है, एक किस कुल को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग अगर हमारा जो हमने आपको कुल पढ़ाए हैं, 7 फैमिली पढ़ाई हैं, उनमें आप देखिएगा कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो इसका जो आंसर है, जितने A और B C में दिए गए हैं ऑप्शन, सभी में होता है, तो इसका आंसर सभी D है। मटर में कौन सा बीजांड पाया जाता है, इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने विद फिगर समझाया है। तो मटर लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, तो इसलिए मटर में सीमांत बीजान्यास या मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगली बात हम लोग करते हैं, अंजीर में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंजीर में जो है उदंबरक पुष्पक्रम पाया जाता है। उदंबरक पुष्पक्रम अंजीर में पाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे, जिसको हाइपेंथोडियम कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है, कटोरिया भी विशेष प्रकार में आता है, और कूटचक्रक, ये तीनों विशेष प्रकार के पुष्पक्रम हैं। और उदंबरक जो है अंजीर, पीपल, पाकड़ और बरगद में पाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि अनार के फल का प्रकार क्या है। तो अनार के फल का प्रकार क्या है, बालुस्टा है, आप याद रखेंगे, बालुस्टा फल का प्रकार है, और मांसल बीज इसका खाया जाता है, खाने में प्रयोग किया जाता है। जड़ का सबसे सक्रिय भाग, जब हमने आपको जड़ पढ़ाया था तो जड़ में बताया गया, अभी शायद ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो जड़ में हमने पढ़ाया कि जड़ का सबसे सक्रिय भाग जो है मूल रोम प्रदेश होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बिखरे हुए संवहन बंडल, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवहन बंडल जो है उसमें 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक बिखरे हुए और दूसरा
अरेंज्ड सिस्टम में वो एक रिंग बनाते हैं। तो दो तरह से व्यवस्थित और बिखरे हुए दो तरह से पाए जाते हैं। तो बिखरे हुए संवहन बंडल पाए जाते हैं एक बीज पत्री पादपों के तने में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा राइजोम प्रकंद नहीं है? निम्न में से कौन सा राइजोम ब्रैकेट में प्रकंद नहीं है? तो अदरक तो है ही है, हल्दी भी है, केसर नहीं है। तो इसका आंसर केसर है। केसर एक्चुअली प्रकंद नहीं है बल्कि घन कंद है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, केसर जो है घन कंद है और सभी जो है प्रकंद है। सूच्याकार पत्ती पाई जाती है। सूच्याकार पत्ती सुई के आकार की पत्तियां होती हैं। जिस पौधे में पत्तियां बहुत पतली और सुई के आकार की नुकीली हो जाती हैं उनको सूच्याकार पत्ती कहा जाता है। और पत्ती में इसको पढ़ाया गया, शायद ये भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा चीड़ होगा या पाइनस होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। 20 क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ तो आप समझ गए होंगे, जिसको मिलाकर पक्का पदार्थ बनता है। तो कच्चे पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों चीजें होती है। तो आप याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण से में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज प्रथम उत्पाद होता है और उप उत्पाद के लिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगली बात हम लोग करते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट में किस एंजाइम द्वारा टूटता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में आया हुआ है। तो सबसे पहला एक प्रोसेस होता है, जब हम ग्लाइकोलिसिस देखते हैं तो ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसी में बताया जाता है कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है। तो इसको आप मार्क कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है? तो ये सबको पता है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में, या जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, मैंने आपको बहुत डिस्कशन करके पढ़ाया, वीडियो अपलोड हो चुका है। इसका आंसर है कार्टी, सभी लोगों को पता है। अब जिसको ना पता तो कार्टी लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन इसमें कैबिट लिखा है, एक्चुअली वो लैबिट है। तो लैबिट जो है उन्होंने दिया था, जो हमारा K+ आयन है, एक्टिव K+ आयन, पोटेशियम आयन, अभिधारण परिकल्पना, ठीक है, हाइपोथेसिस इन्होंने दिया है लैबिट। ये लैबिट है, कैबिट लिख गया, इसको आप लोग सही कर लेंगे। निम्न में प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन कौन सा है? एक्चुअली प्रथम खोजा गया पादप हार्मोन ऑक्सिन ही होगा। ऑक्सिन की खोज 1880 में ही चार्ल्स डार्विन ने किया हुआ था, लेकिन 1928 में इसको F.W. बेन के द्वारा नाम भी दिया गया। तो तब से ऑक्सिन के नाम से प्रचलित हो गया। कमरे में इत्र का फैलना कौन सी प्रक्रिया है? आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि अगर कोई कमरे में इत्र लगा के बैठा होता है तो पड़ोस में उसके कोई भी रहता है तो उसको पता चल जाता है कि ये लड़का या लड़की, खास करके लड़के ज़्यादा प्रयोग करती हैं, और लड़के भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, लड़के आज के ज़माने में किसी मायने में कम नहीं है। तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो ये क्या है? ये जो है किसका? परासरण का एक प्रकार है। क्या नाम है? क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा फिर से, विसरण का। ये विसरण का एक प्रकार है। विसरण हमने आपको बताया ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। परासरण केवल तरल पदार्थों में ही पाया जाता है। अगली बात हम लोग करते हैं कि निम्न में बिल्ली का जंतु वैज्ञानिक नाम। जिस दिन मैंने टैक्सोनॉमी आपको पढ़ाया था उसी दिन ये बात बताई थी कि इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है, बिल्ली का जंतु वैज्ञानिक नाम है, इसको रटना ही रटना है। तो आपको इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सी जाता है, फेलिस डोमेस्टिकस। निम्न में से किस जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी, निम्न में से किसे जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है भैया? तो इसमें आपको याद रखना है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी को युग्लिना को बोला जाता है। युग्लिना प्रोटोजोआ है, आप याद रखेंगे। युग्लिना में गमन फ्लैजिला द्वारा होता है, ठीक है। युग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। ये सब सारी चीजें पूछी जाती है। अच्छा, अगली बात हम लोग करते हैं, अच्छा, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी क्या है? आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अगली बात है, अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद या स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। इसको भी मैंने बताया, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। पैरामीशियम के शरीर का आवरण कहलाता है। पैरामीशियम के शरीर का आवरण क्या कहलाता है? इसको आप लोगों को पता है कि पैरामीशियम का पेरिस्टोमियम कहलाता है। क्या लिखा है? पेरिस्टोमियम कहलाता है, इसमें पेरिस्टोमियम लिखा है। पैरामीशियम में संकुचनशील ढाने की संख्या कितनी होती है? ये आपको ध्यान देने वाली बात है। पैरामीशियम में संकुचनशील ढाने की संख्या 2 होती है, जबकि अमीबा में केवल 1 ही होती है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं को प्रायः
स्पंज कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोरीफेरा संघ अच्छी तरह से पढ़ लेना, वहाँ से ये क्वेश्चन जरूर यूपी कैडेट में पूछा जाता है या बीएचयू में भी आ सकता है। आस्टिया और आस्कुलम पोरीफेरा का एक लक्षण है। आस्टिया की संख्या कम होती है, आस्कुलम की संख्या ज़्यादा होती है, मैंने इसको बताया हुआ है। टीनिया का वर्ग इसमें वर्ग पूछा है, मीन्स क्लास। तो टीनिया का वर्ग है सेस्टोडा, सेस्टोडा लिखा है, सेस्टोज लिखा है इसमें, सेस्टोडा। टीनिया का वर्ग क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है। केचुआ जंतु है, द्विलिंगी है, सर्वाहारी है, रातचर है, इसमें से सभी। तो इसका आंसर डी होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं केचुए में 14, 15 और 16वां खंड मिलकर क्या निर्माण करता है। तो केचुए में 14, 15 और 16वां खंड में बहुत अच्छी तरह से बिट फिगर बताया हूँ। यहाँ पे एक खंड जो है क्लाइटेलम या पर्यायिका का निर्माण करते हैं। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम, पर्यायिका का कार्य क्या है? तो एक निषेचन के समय कोकून का निर्माण होता है और उसी कोकून में निषेचन होता है। मीन्स निषेचन केचुए के शरीर के बाहर कोकून में होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केचुए में जनन काल वर्षा ऋतु है और आपको ये पता होना चाहिए। केचुआ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला, केचुए में नर जनन छिद्र पाया जाता है। तो नर जनन छिद्र 18वें खंड के पार्श तल पर पाया जाता है, जबकि मादा जनन छिद्र 14वें खंड के अधर तल पर पाया जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन सही है। काकरोच के अंडे से सर्वप्रथम कौन बाहर निकलता है? तो देखो बात यह है, क्वेश्चन नंबर 37 अगला क्वेश्चन है, काकरोच के अंडे से कौन सर्वप्रथम बाहर निकलता है? तो देखिए काकरोच में जो है अपूर्ण का अंतरण पाया जाता है। तो जब अपूर्ण का अंतरण किसी भी जंतु में पाया जाएगा तो उसका मकसद क्या है कि अंडे से लार्वा नहीं निकलेगा। अंडे से क्या निकलेगा? अंडे से सीधे निम्फ निकलता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एनाल स्टाइल। एनाल स्टाइल किसमें पाया जाता है? तो आपको ये पता होगा, एनाल स्टाइल पाया जाता है किसमें? नर काकरोच में। मादा काकरोच में ऐसा कुछ है नहीं। तिलचट्टे में उथिका का निर्माण कौन करता है? तो इसका आंसर है कोलेटेरियल ग्रंथि करती है। कौन? कोलेटेरियल ग्रंथि करती है। उथिका का निर्माण जिसको हम लोग अंड कवच कहते हैं, उसी में केचुए काकरोच में उसी में अंडे जैसे सिगरेट के डिब्बे में सिगरेट नहीं रखा जाता है, उसी तरह से वो सेट हुए होते हैं। 16 होते हैं, 2-2 के जोड़े में, 2 जोड़े में होते हैं, 8-8 के जोड़े में 16 होते हैं इनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है, अब मैथुनी उड़ान किस जंतु में पाया जाता है? तो मैंने बताया, बहुत डिस्क्राइब करके बताया, मधुमक्खी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मधुमक्खी के परिवार में रानी की संख्या। तो रानी की बहुत कमी रहती है और मधुमक्खी के परिवार में केवल एक ही रानी होती है और राजा जो है लगभग 200, 150 से 200 होते हैं, समथिंग 200, और 50,000 से 80,000 इसमें श्रमिक होते हैं। अच्छा, अगला हम लोग बात करते हैं, रेशम कीट का लार्वा कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इल्ली कहते हैं या कैटरपिलर। इसका बी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 32 का। रेशम कीट का जो लार्वा है वो आकार में सबसे बड़ा होता है और मीन्स रेशम कीट में लार्वा निकलता है, तो इसका मतलब पूर्ण का अंतरण पाया जाता होगा, पाया जाता है ही है, एब्सोल्युटली राइट है। रेशम वास्तव में बना होता है, तो इसका आंसर है प्रोटीन का। एक क्वेश्चन यूपी कैडेट में आया हुआ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रोटीन का बना हुआ था। दीमक का गण क्या है? दीमक का जो गण है ऑर्डर आइसोप्टेरा है। इसको आप लिख लेंगे, पहला ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीमक पढ़ा दिया गया है और शायद अभी अपलोड नहीं हुआ वीडियो, आप लोगों को जल्दी वीडियो मिल जाएगी। निम्न में सेलुलोज पाचन करने की क्षमता किस जंतु में होती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोज पाचन करने की क्षमता हमने आपको बताया दीमक में होता है, इसमें अलावा जो ऑप्शन रखे हैं इसके अलावा किसी में नहीं होता है। काकरोच के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये तो सबको पता होगा। काकरोच के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज का उसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, जो कि काकरोच के लार में पाया जाता है। इसके बाद माल्टेज है, एनवर्टेज है ना, ये जो हैं किसका, कौन से कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं। इसके बाद लेकिन एक कॉकरोच में नहीं पाए जाते, कॉकरोच में केवल एमाइलेज ही पाया जाता है। निम्न में किस संलक्षण में, संलक्षण का मतलब होता है सिंड्रोम में, मानव गुणसूत्र घटकर 46 के स्थान पर 45 हो जाते हैं। तो मोनोसोमी की कंडीशन इसमें बताई गई है 2n-1। 2n-1 एक ही कंडीशन में होता है जब मनुष्य जो है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होता है। मनुष्य जब टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होता है, बचपन में ऐसा लगता है कि ये सामान्य स्त्री है, लेकिन आगे चलकर इसमें अंडाशय जो है वो नहीं होता है, X 0 हो जाता है और ये विकसित नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
मोनोसोमी संरचना सूत्र है, मोनोसोमी का संरचना सूत्र है 2n-1। मैंने इसको बताया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। जितना भी हमने सूत्र लिखाया सब आप लोग याद रखेंगे, बीएचयू में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। विषाणुओं को नष्ट करने के लिए पहली वैक्सीन बनाई गई थी, तो चेचक की वैक्सीन बनाई गई थी विषाणुओं को नष्ट करने के लिए सबसे पहले, और एडवर्ड जेनर ने बनाया था, 18वीं सदी में बनाया था इसको, आप लोग इसको याद रखेंगे। कोरोना वायरस कोविड-19 जिसको नोवल कोरोना कहते हैं, नोवल का मतलब नया, अभी जो एक कोरोना एक्चुअली जो सार्स परिवार है उसका एक सदस्य है, लेकिन ये उससे बहुत डिफरेंट संरचना में आया हुआ है, इसलिए इसको नोवेल कोरोना बोला गया है, और इसको कोविड-19 भी कहा जाता है। ये एक्चुअली जंतु वायरस है, लेकिन जंतु वायरस में जनरली डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें क्या है आरएनए प्लस प्रोटीन है। इसको ध्यान देने की बात है, सभी लोग इसको मार्क कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 51। इसको प्लीहा कहा जाता है, रक्त कोशिकाओं के शमशान, प्लीहा को रक्त कोशिकाओं का शमशान कहा जाता है। तो आप लोगों का ये जो बायोलॉजी का 51 क्वेश्चन था सॉल्व हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि सही नहीं है या ये होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे जो भी वीडियो हैं उसको देखिएगा। अभी मैं आपको 5 मिनट और लूँगा। एक्चुअली मुझको इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 82 से है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ है पशु चालित कोल्हू में बेलन की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलन 3 होते हैं, एक राजा होता है, मतलब जिसको नर बेलन कहते हैं, और एक फाड़ने चीरने वाला होता है, दूसरा एक पीसने वाला होता है। तो 3 जो है इसमें क्या होते हैं, बेलन होते हैं, चीर देंगे, फाड़ देंगे और लास्ट में पीस देंगे। तो यही होता है, किस में होता है? ये शुगर केन क्रशर में होता है, कोल्हू में होता है। अगला है कोल्हू का बेलन बना होता है, तो ये ढलवे लोहे का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 14 से 22 अनुपात 1 होता है, इसको मैंने बताया है अभी। डीजल के सिलेंडर की व्यास को बोर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लेंगे। कुट्टी काटने की मशीन का जीव द्वारा काटे गए कुल चारे की गणना किस सूत्र द्वारा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 86। इसका है बी ऑप्शन, C बराबर W इंटू एच इंटू एन इंटू एल इंटू आर इंटू 60। ये है, इससे गणना करते हैं। निम्न में दुकाजी तो आज का मेरा जो सॉल्व करने का लेक्चर था, पेपर सॉल्व करवाने का, वो समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन अभी मैं अगले वीक में फिर से टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा। आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि सारे वीडियो को बार बार देखिए, और देखकर अभी आप लॉकडाउन है, समय का सदुपयोग करिए और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।